सब्जेक्ट के बाद ग्रुप ऑफ वर्ब आए और उसकी संख्या तीन हो और उसकी संख्या तीन हो तो उसकी संख्या तीन हो तब बी फैमिली का महत्व बढ़ जाता है। तब भी बी फैमिली का, अच्छा बी फैमिली का महत्व बढ़ जाता है। बी फैमिली का महत्व बढ़ जाता है। लिखेंगे स्ट्रक्चर, छठा स्ट्रक्चर था, पांचवा स्ट्रक्चर लिखेंगे। सब्जेक्ट में ग्रुप ऑफ वर्ब में क्या, ग्रुप ऑफ वर्ब्स, सब्जेक्ट में क्या, ग्रुप ऑफ वर्ब्स। इसके बाद ऑब्जेक्ट हो भी सकता है, ऑब्जेक्ट नहीं भी हो सकता है। अब इस स्ट्रक्चर को एलैबोरेट कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, एलैबोरेट कर रहे हैं, मतलब क्लियर दे रहे हैं, क्लैरिटी दे रहे हैं। फिर से इसी स्टेटमेंट को लिखेंगे। सब्जेक्ट तो ग्रुप ऑफ वर्ड में क्या, तीन वर्ब हो, तीन वर्ब हो तो सबसे पहला पोजीशन पे क्या हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब। दूसरा पोजीशन पे क्या हो जाएगा, मेन वर्ब। और तीसरे पोजीशन पे क्या होगा, मॉडल नहीं हो सकती। दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, सो लॉजिक समझिए। दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, दो मॉडल वर्ब नहीं आ सकता, दो हेल्पिंग वर्ब नहीं आ सकता, दो मॉडल वर्ब नहीं आ सकता, दो मेन वर्ब आए कि नहीं आए यह हमेशा नहीं आ सकता। 95% केस में मॉडल मेन वर्ब भी दो बार नहीं आ सकता है जस्ट। लेकिन 5% ऐसा अपवाद है, एक बंदा ऐसा है जो दोनों काम करने के लिए तैयार है। बात समझ में आ रहा है? यानी अगर आप देखते होंगे गांव में अगर पिता है और पिता का दो बेटा है, एक बेटा छोटा और एक बेटा ज्यादा समझदार है, और किसी कारण से पिता की देहांत हो जाती है और अपनी रिस्पांसिबिलिटी वो अब नहीं करेंगे क्योंकि अब जिंदा है नहीं, तो बड़े बेटा बेटे की भी रिस्पांसिबिलिटी पूरा करता है और अपने पिता की भी रिस्पांसिबिलिटी पूरा करता है कुछ हद तक। अब ऐसा थोड़ी ना कि मां का जो है सो ये हो जाएगा, लेकिन कुछ हद तक पिता का क्या रिस्पांसिबिलिटी अदा करता है। पिता का रिस्पांसिबिलिटी का मतलब टेक केयरिंग ऑफ हिज स्मॉल ब्रदर, अपने छोटे भाई का देखरेख करना, पढ़ाई लिखाई खर्चा करना, कि शादी ब्याह करने के लिए जो क्या होते हैं कन्यादान होता है भाई करवा देता है। बस करना नहीं तो कौन करवाता कन्यादान, पिता करवाते या वही ऐसे श्रेष्ठ गार्जियन जो होते वो करवाते। तो आप देखिए कि अब क्लैरिटी क्या कर रहा है कि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा, एक है वो फिक्स है, मॉडल वर्ब भी आएगा तो एक है फिक्स है, लेकिन मॉडल वर्ब को क्या चाहिए हमेशा, मॉडल वर्ब क्या आएगा, मॉडल वर्ब अकेला, कल बताया थे मॉडल वर्ब अकेला आ नहीं सकता, अकेला आ नहीं सकता, ये कहने का मतलब वो बिना और अकेला आ नहीं सकता, और दूसरा क्या मेन वर्ब के बिना रह नहीं सकता। तो आप मान लीजिए कि अगर मॉडल वर्ब यहां देंगे तो मॉडल वर्ब तो फिर एक वर्ड क्या चाहिए, राइट। और मॉडल वर्ब अभी तक आप जितना भी सेंटेंस पढ़े होंगे तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद ही मॉडल वर्ब आ जाता है, उसके बाद ही मेन वर्ब आता है, राइट। तो हेल्पिंग वर्ब आया मान लिया बात, मेन वर्ब आया मान लिया बात, लेकिन तीन वर्ब होगा। संख्या कितनी है ग्रुप ऑफ वर्ड्स की, तीन है। अगर तीन संख्या में आ जाए दो तो ये हो नहीं सकता, दो मॉडल वर्ब हो नहीं सकता, तो प्रोबेबिलिटी क्या बन रहा है मेन वर्ब का। बड़े भैया पिताजी नहीं हो सकते, लेकिन अवस्था ऐसा होता है कि पिता का भूमिका निभाना पड़ता है। तो आप मान लीजिए जबरदस्ती अगर हम मेन वर्ब यहां पे डालें कि नहीं हमको मेन वर्ब चाहिए, और उसके बाद क्या ऑब्जेक्ट डाल दीजिए या फिर प्रीपोजिशन प्लस ऑब्जेक्ट डाल दीजिए, तो अब इस केस में इसको अब इन दोनों में मोटिवेट कौन करेगा, तो एक बी फैमिली का इंपॉर्टेंस बढ़ जाता है। बस समझ में, तो बी फैमिली कहेगा कि ठीक है ऐसा काम करो, तुमको क्या चाहिए हेल्पिंग वर्ब को क्या चाहिए, मेन ये बोलेगा कि हमको हर हाल में क्या चाहिए मेन वर्ब चाहिए, ठीक है। ये कहेगा हेल्पिंग वर्ब को हर हाल में क्या चाहिए मेन वर्ब चाहिए, तो मॉडल पर यहां रखेंगे तो काम नहीं चलेगा। और अगर वो ये बोलेगा कि अगर मेन वर्ब है तो उसके बाद अगर हमको मेन वर्ब अगर दो तो हम इस मेन वर्ब के लिए हेल्पिंग वर्ब होंगे, असिस्टेंट होंगे।
तभी हम हो सकते हैं। बात समझिए, किस मेन वर्ब के लिए मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब के लिए मेन वर्ब होगा, और आगे जो मेन उसके लिए हेल्पिंग वर्ब का भी काम करेगा, तभी ये होगा, नहीं तो नहीं होगा। और दुनिया का कोई ऐसा वर्ब नहीं है जो इसके पोजीशन पे आ जाए, दुनिया का कोई ऐसा माइकल लाल नहीं है पार्ट्स ऑफ स्पीच में जो यहाँ पे आ जाए। एक वर्ब में सिर्फ इसके पास ही गट्स है जो इसके स्थान पे क्या आ सकता है, बी आ सकता है। क्या आ सकता है, बी फैमिली आ सकता है, बी फैमिली आ सकता है, राइट। अगर हम बी फैमिली को देखेंगे तो बी का हेल्पिंग वर्ब के रूप में भी यूज होता है और बी का V3 फॉर्मेट में भी यूज होता है। बी का इस्तेमाल हम लोग करते हैं ना। तो अब क्या हो गया, अब ये भी सेटिस्फाइड और ये भी सेटिस्फाइड, बात समझ में आ रहा है। और इसके बाद मेन वर्ब कोई भी डालो, कोई दिक्कत नहीं है। आप बोलेगा इसके बाद अगर हम दोगे तो मेन वर्ब होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेन वर्ब होना चाहिए, राइट। नोट पे लिखेंगे, नोट पे लिखेंगे, वाक्य में या सेंटेंस में अगर बी फैमिली आ जाए, सेंटेंस में अगर बी फैमिली आ जाए, सेंटेंस में अगर बी फैमिली आ जाए, सेंटेंस में अगर बी फैमिली आ जाए और उसके बाद मेन वर्ब आए, और उसके बाद मेन वर्ब आए, और उसके बाद मेन वर्ब आए, तो हमेशा दो फॉर्मेट में हो सकता है, हमेशा दो फॉर्मेट में हो सकता है, हमेशा दो फॉर्मेट में हो सकता है। स्ट्रक्चर लिखेंगे नोट में, बी फैमिली आया, डायरेक्ट मुद्दे की बात लिखते हैं। बी फैमिली आया, बी फैमिली आ गया, तो बी फैमिली के बाद यानी बी फैमिली के बाद यानी प्लस, प्लस का मतलब बाद आएगा, तो या तो V3 आएगा या क्या आएगा, V4 आएगा, और लगा देंगे, या तो V3 आएगा या V4 आएगा। V4 आएगा एक्टिव सेंटेंस के लिए, एक्टिव सेंटेंस के लिए, और V3 आएगा पैसिव सेंटेंस के लिए, V3 आएगा पैसिव सेंटेंस के लिए। स्ट्रक्चर से क्लियर हो गया, सेंटेंस में लिखाने की आवश्यकता नहीं है। अगर बी फैमिली आ जाए तो बी फैमिली के बाद दो रास्ते निकलेंगे, सेंटेंस के पास दो चॉइस है। जैसे पटना जंक्शन से रेलवे ट्रैक पे एक ट्रेन निकलता है और आगे चल के उसके पास दो लाइन में डिवाइड हो जाता है, जिधर सिग्नल हरा दिखेगा उधर ड्राइवर क्या कर देगा, उस पटरी पे लेके चला जाएगा, ट्रैक पे लेके चला जाएगा। अगर इधर रेड इधर लेके चला जाएगा, अगर इधर रेड इधर लेके चला जाएगा। अगर दोनों जगह रेड रोक देगा, ये नहीं करेगा तो एक्सीडेंट की होने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाएगी। तो इसके बाद दो ट्रैक बन रहा है, एक V3 वाला और एक V4 वाला। तो V3 वाला क्या हो जाएगा, पैसिव सेंटेंस कहलाएगा, और V4 वाला क्या कहलाएगा, एक्टिव सेंटेंस कहलाएगा। जो हम लोग डायरेक्ट और इनडायरेक्ट खास करके जो वॉइस में हम लोग पढ़ेंगे, पैसिव वॉइस और एक्टिव वॉइस में पढ़ेंगे। वॉइस दो फॉर्मेट में हम लोग पढ़ेंगे, एक बेसिक लेवल ऑफ वॉइस पढ़ेंगे और दूसरा एडवांस लेवल ऑफ वॉइस पढ़ेंगे। बेसिक लेवल का बेस्ट फॉर टेंस होगा और एडवांस लेवल टेंस के अलावा जो स्ट्रक्चर्स होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स होंगे। बस समझ में आ रहा है? रोहित हैज बीन, रोहित हैज बीन प्लेइंग, रोहित हैज बीन प्लेइंग गेम in the field। छठा लिखेंगे, the game has been played by, किसी को ऐसे में बना देंगे, playing द लगा देंगे, कोई दिक्कत नहीं, यहाँ कोई दिक्कत नहीं। छठा में होगा उसका पैसिव बना देंगे, the game has
बीन एग्जैक्ट पैसिव मैंने नहीं बनेगा, स्ट्रक्चर थोड़ा सा डिफरेंट होगा। द गेम हैज बीन played. The game has been played by Rohit. इस डायरेक्ट इस स्ट्रक्चर का सेम हूबहू नहीं बनाएंगे, क्योंकि हैज बीन प्लेइंग है, कंटीन्यूअस है, तो कंटीन्यूअस में बी बी आईएनजी वाला लग जाता है, वो हम लोग आपको बताएंगे। पैसिव स्ट्रक्चर लिखे हैं लेकिन कुछ हूबहू इससे मिलता है, 100% नहीं मिलता। ऐसा मत सोचिएगा कि सर इसी सेंटेंस का क्या बना दिए, पैसिव लगा दिए, लेकिन हम उसमें इन द फील्ड छोड़ दिए हैं, क्योंकि हमको जो बताने की कोशिश था वो हम आपको उतना ही स्ट्रक्चर लिए। इन द फील्ड होगा, फील्ड होगा, लगा सकते हैं, लेकिन हमने क्या कहा कि सेम स्ट्रक्चर का हमने पैसिव नहीं बनाया है, हमने पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट का क्या बनाया है, पैसिव बनाया है। हैज प्लस V3 का हैज बीन प्लस VB3 हो जाता है। तो आप देखिए, अब इसको समझिए, सब्जेक्ट है जो हमें स्ट्रक्चर में लिखवाए थे, मैच कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब मैच कर रहा है। अब ये सिंगुलर है, रोहित डिसाइड करेगा, मैच कर रहा है। ये क्या है, मेन वर्ब है, और क्या है, हेल्पिंग वर्ब भी है, ध्यान रखना है। मेन वर्ब है किसके लिए, हैज के लिए, और हेल्पिंग है किसके लिए, प्लेइंग के लिए। प्लेइंग क्या है, ये मेन वर्ब हो गया, राइट, और ये मेन वर्ब किसके लिए है, बी के लिए, राइट। अब ग्रुप ऑफ वर्ड्स आ गया, 3 वर्ड है, 1 2 3 वर्ड्स हैं, ग्रुप ऑफ वर्ब्स आ गया, समझ आ रहा है, राइट। तो 3 वर्ड आ गया, तो एक वर्ड हेल्पिंग वर्ब आ गया पहले पोजीशन पे, दूसरे पोजीशन पे मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब दोनों आ गया, तीसरे पोजीशन पे मेन वर्ब आ गया। लेकिन अब ये इमोशन किताब में नहीं, जो इमोशन हम आपको बता रहे हैं ये किताब में, ये रिसर्च का विषय है। अब इसका मेन वर्ब ये हो गया, इसके साथ एस्टैब्लिशमेंट हो गया, इमोशनल अटैचमेंट हो गया। अब ये कह रहा है कि हम दोनों काम करेंगे, इसके लिए हेल्पिंग वर्ब का काम करेंगे और इसके लिए मेन वर्ब का काम करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो अब क्या हुआ, ये क्या है, मेन वर्ब है, और मेन वर्ब के बाद हम लोग क्या बोले थे, ऑब्जेक्ट आ भी सकता है, नहीं अभी नहीं भी आ सकता है, मेन वर्ब, साथ ही साथ ये एसपी का भी काम करेगा, ठीक है। एक और एसपी हम लगा दिए, कोई दिक्कत नहीं, ये एसपी आ गया, मान लीजिए एसपी1, प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन एसपी2, दो एसपी के बीच में गेम में क्या हो गया, नाउन हो गया। अब आप खुद बताइए, नाउन होगा ये ऑब्जेक्ट होगा, और ऑब्जेक्ट है तो डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसका, प्लेइंग, राइट। यानी ये गेम जो होगा, ऑब्जेक्ट जो होगा वो प्लेइंग का होगा, ना बीन का होगा, ना हैज का होगा। ये गेम किसका होगा, ऑब्जेक्ट प्लेइंग का होगा, ना कि बीन का होगा, ना ही हैज का होगा। बात समझ में आ रहा है, क्योंकि ऑब्जेक्ट का प्रभाव क्रिया के होने के बाद जिस पे पड़े, तो हैज से क्या सेंस, गेम को हैज से क्या सेंस, कोई प्रभाव नहीं पड़ा, बीन होने से कोई प्रभाव नहीं पड़ा, लेकिन प्लेइंग से गेम पे प्रभाव पड़ा कि गेम हो रहा है। बस समझ में आ रहा है। तो इसका कनेक्टिविटी किससे, जस्ट प्रीवियस वाले वर्ब पे होगा, दिक्कत कोई परेशानी। अब यहाँ पे इन हो गया, और फिर आ गया क्या, फिर ये आर्टिकल sp1 फुल स्टॉप sp2, और ये क्या हो गया, नाउन हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, डायरेक्ट होगा कि इनडायरेक्ट होगा, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होगा किसका, प्रीपोजिशन इन का, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट का प्रीपोजिशन इन का, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है किसका, प्लेइंग का। कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए इसमें आइए, स्ट्रक्चर नंबर 2 में आइए, द गेम एसपी आया, आर्टिकल आया, आर्टिकल इसका नॉन की होने की गारंटी लेता है, तो नॉन क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, सेम सिचुएशन, सिंगुलर है, सिंगुलर हो गया, हैज आ गया, यानी हेल्पिंग वर्ब आ गया, बीन आ गया, मतलब मेन वर्ब आ गया, मेन वर्ब किसके लिए, हैज के लिए, और प्लेड भी क्या है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब किसके लिए, बीन के लिए, और यहाँ पे ये हेल्पिंग वर्ब होगा किसके लिए, नहीं हेल्पिंग वर्ब किसके लिए, प्लेट के लिए, प्लेड के लिए, मेन वर्ब किसके लिए, हैज के लिए। अब फिर आ गया क्या, बाय इज द प्रीपोजिशन, यानी sp1
और फुलेस्ट फॉर्म कीजिए प्रीपोजिशन sp2, तो रोहित क्या है, नाउन है, प्रोपर नाउन है और ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट सिंगुलर हो प्लूरल हो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, राइट। जब भी सेंटेंस हम लिखवाएंगे, एग्जाम्पल जब लिखवाएंगे तो दो लाइन या एक लाइन बीच में छोड़ दीजिएगा, क्योंकि क्वेश्चन पे हम लोग क्या कर जाते हैं, चढ़ जाते हैं जी। चढ़ना इसलिए पड़ता है क्योंकि समझाना पड़ता है। जब आप एसएससी का या बैंकिंग का एग्जाम पहले आप देते हैं, तो ऑनलाइन हो गया है, पहले आप देते होंगे, तो जब मैथ बनाते होंगे तो क्वेश्चन पे क्या होता है, चढ़ जाता है, जबरदस्ती चढ़ के सॉल्व कर करके ऑप्शन नंबर निकाल लेते हैं, राइट। पहले वाले सेंटेंस में दो ऑब्जेक्ट, हाँ पहले वाला ऑब्जेक्ट हो सकता है, ऑब्जेक्ट कई हो सकते हैं। देखिए जितने प्रीपोजिशन उतने ऑब्जेक्ट होंगे, जितने प्रीपोजिशन उतने ऑब्जेक्ट होंगे, लेकिन कभी कभी क्या होगा कि दो ऑब्जेक्ट बताएंगे आपको, कभी कभी क्या होगा दो ऑब्जेक्ट आ जाएगा, बस समझा रहा है, मेनी वर्ब का दो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, लेकिन हमेशा जब ऑब्जेक्ट आएगा तो एक सुपीरियर होगा, यानी एक प्रायर ऑब्जेक्ट हो जाएगा और एक अनप्रायर, वो हम आपको बताएंगे कहां पे, पैसिव वॉइस में और एक्टिव वॉइस में। डबल ऑब्जेक्ट का कैसे स्ट्रक्चर, पैसिव वॉइस कैसे बनेगा, राइट। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, ये 6 स्ट्रक्चर क्या हो गया, खत्म हो गया। तो कहने का मतलब है इतनी क्लैरिटी है, इसको आप सीखे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आपका वर्ब का 3 फॉर्मेट में पहला पार्ट खत्म हो गया। अब दूसरा फॉर्मेट हम लोग पढ़ेंगे जो क्या था, एडवांस। चलिए नेक्स्ट